फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मूल अधिकार, इसको हम मूल अधिकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अधिकार से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है। एक होते हैं राइट और एक होते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मीन्स है जो मोर देन राइट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूँकि फंडामेंटल राइट है और ये पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। दूसरा ये अमेरिका से लिए हुए हैं, है ना। जब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट तो पहले इसके थोड़े से आर्टिकल जो हमें याद रखने चाहिए उससे थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। कभी कभार ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे आर्टिकल पूछ लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल किस में है। तो सबसे पहले 12 में जो आर्टिकल 12 है उसमें स्टेट की परिभाषा बताई गई है। फिर आर्टिकल 13 में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि यदि वो मूल अधिकारों के विरुद्ध में हैं, उससे असंगत हैं, इरेलीवेंट हैं, इनकन्सिस्टेंट हैं, उसके अगेंस्ट में हैं, तो वो अवॉइड होंगे, है ना। कुछ ये बताया गया है। वैसे लॉ शब्द की परिभाषा भी बताई है, पर तो भी 3 में बताया गया जो चीज़ें चाहे भूतकाल में हो चाहे फ्यूचर में हो, कोई ऐसी चीज़ जो पार्ट 3 के विरुद्ध में है तो अवॉइड होगी। अब महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं वो आर्टिकल आपके 14 से शुरू होते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एफरर भी बोल देते हैं, EFERER। तो पहला जो फंडामेंटल राइट दे रखा है वो आपका राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दे रखा है। दूसरा है फ्रीडम, हो गया राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल ये 19 से लेकर के 22 तक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। फिर उसके बाद रिलीजन संबंधी अधिकार हो गए, रिलीजन संबंधी अधिकार यानी कि आर्टिकल 25 से 28 तक है रिलीजन संबंधी अधिकार। फिर उसके बाद एजुकेशनल राइट हैं, शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, जो कि आर्टिकल 29, 30, 31 तक दे रखे हैं, जबकि 31 रिपील्ड है, 29, 30 महत्वपूर्ण चीज़। और उसके बाद रेमेडी का अधिकार है यानी कि उपचार पाने का अधिकार है, ये आर्टिकल 32 से लेकर 35 है। तो EFERER एफर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये आपके प्रकार हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार। ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट कितने 6 प्रकार के जिसमें दे रखे हैं, जो इक्वलिटी का है, फिर फ्रीडम का है, फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फिर रिलीजन संबंधी है, फिर एजुकेशनल राइट है, फिर रेमेडी रिगार्डिंग राइट है। आर्टिकल 14 यानी कि फर्स्ट हम बात करें राइट टू इक्वलिटी, तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात की गई है, विधि की समक्ष क्षमता। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि कुछ आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 है। 16 में बताया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है वो सबकी इक्वल होंगी, किस मामलों में, ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये इक्वल होंगी, लोक नियोजन के विषय में जो अवसर होंगे वो समान होंगे। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी जो पहले हुआ करती थी, उसका अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। 18 में टाइटल वगैरह जो पहले लगा लिया करते थे, अब वो टाइटल नाम के आगे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हो गई आर्टिकल समता के अधिकार में। 5 आर्टिकल हो गए, पाँचों इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 में है टाइटल का एबॉलिशन। फिर 19 कुछ फ्रीडम दे रखी हैं, तो 19 में है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसे तो कई सारे राइट हैं आर्टिकल 19 में, जैसे स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड, बिजनेस, पर हम स्पीच एक्सेट्रा कल के नॉन लिख दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बात मीन्स बोलना,
बोलने से संबंधित कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं जिसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 ये कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि यानी कि अपराध के संबंध में कुछ प्रोटेक्शन दे रखे हैं। प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कुछ ऑफेंस के संदर्भ में, कन्विक्शन के संदर्भ में कुछ प्रोटेक्शन दे रखे हैं आर्टिकल 20 में। 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक आर्टिकल जिसे हम बोल सकते हैं, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। 21A जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जोड़ा, मोहिनी जैन और यूनिकृष्णन केस के पश्चात, तो इसमें है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ पर कुछ अरेस्ट के संबंध में कुछ संरक्षण मूल अधिकार दे रखे हैं, यानी कि मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा और अनलिमिटेड समय तक भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 22। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध कुछ संरक्षण दे रखे हैं। क्या है? तो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब जो ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक, मतलब जो पहले व्यापार हुआ करता था उसको रोका गया है और ज़बरदस्ती फोर्स लेबर भी नहीं कराई जाएगी किसी से। तो दो चीज़ों का प्रोहिबिशन किया जा रहा है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती मनुष्यों का व्यापार वगैरह नहीं होगा और यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 24 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और हैजार्डस इंडस्ट्रीज, यानी कि कुछ फैक्ट्री और कुछ ऐसे खतरनाक काम है जहाँ पर बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 24 है। तो बच्चों के संरक्षण के लिए है आर्टिकल 24। अब हम रिलीजन संबंधी आते हैं, तो रिलीजन संबंधी आर्टिकल जो पहला है आर्टिकल 25, ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन दे रखा है। अंतःकरण मतलब अंदर से किसी चीज़ को मानना, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की धर्म के अनुसार और धर्म का अपने धर्म के अनुसार जो आप जिसको मानते हैं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। परंतु ये भी जो रिलीजन संबंधी जो फ्रीडम दे रखी है ये भी आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आर्टिकल 26, तो 26 में दे रखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, तो रिलीजन अफेयर को हम मैनेज कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 27 ये बोल रहे हैं किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय करने बारे में स्वतंत्रता। एक्चुअली पहले जो कभी धर्म के आधार पर टैक्स वगैरह लगा लिए जाते थे, परंतु अब किसी धर्म की वृद्धि या आदि के संदर्भ में किसी पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा धर्म की वृद्धि के लिए। आर्टिकल 27 तो ये बोल रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रिलीजियस वर्शिप हो रही है, वहाँ पर आप उस काम को करने के लिए बाध्य हैं, मानने के लिए बाध्य हैं। किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैक्षणिक संस्थान में धर्म संबंधी कार्यों और वर्शिप को, तो इसके संबंध में कुछ यहाँ पर इफ एंड बट कुछ दे रखे हैं। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 में दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटीज़ के संरक्षण में दे रखा है कि माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जो कम होते हैं, माइनर हैं, है ना, माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है, तो उनके हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल 29 बताया गया है। आर्टिकल 30 बोल रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, यहाँ पर क्या राइट है माइनॉरिटीज़ का, टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के राइट दो दे रखे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रेमेडी संबंधी अधिकार दे रखा है जिसमें आर्टिकल 32 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत यदि कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके उससे रिट वगैरह या रेमेडी उपचार प्राप्त कर सकते हो। आर्टिकल 32 में कई रिट्स दे रखी हैं, तो ये आपके फंडामेंटल राइट कुछ मैंने आपको बताए, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण चीज़, पहले आप इन सबको फंडामेंटल को
राइट को याद कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये स्टेट के विरुद्ध दे रखे हैं, ये नकारात्मक प्रकृति के हैं स्टेट के संदर्भ में, यानी कि स्टेट को ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, ऐसे करके काफ़ी चीज़ों के संदर्भ में स्टेट को रोका गया है फंडामेंटल राइट में। पर प्रश्न ये उठता है कि जो फंडामेंटल राइट है स्टेट के विरुद्ध है, स्टेट का मतलब क्या है? नॉर्मली हम समझते हैं कि स्टेट का मतलब है यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट। परंतु यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो वाइड दे रखी है, यहाँ पर स्टेट की जो डेफिनेशन बताई है आर्टिकल 21 में, इसको समझते हैं। पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होती है उसके साथ पार्लियामेंट, और स्टेट में क्या होती है स्टेट लेजिस्लेचर, फिर है लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़। कुल मिलाकर के 6 चीज़ें हैं जो स्टेट की परिभाषा में आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़। ये 6 चीज़ें स्टेट की परिभाषा में आती हैं, अर्थात ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती और यहाँ पर इनको विधि बनाने की शक्ति है, परंतु विधि बनाने के नाम पर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 ये बता रहा है, फर्स्ट क्लॉज में ये बताया है, आप नॉर्मली समझ लीजिएगा कि संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जितने भी हमारे लॉ हैं इस इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से हैं, यदि वो हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं, उसके अगेंस्ट में हैं, उसके विरोध में हैं, तो उस सीमा तक जितने वह विरोध में हैं, अगेंस्ट में हैं, वो वॉइड हो जाएंगे। आर्टिकल 13 का सेकंड क्लॉज ये बोल रहा है कि फ्यूचर में भी स्टेट का मतलब वही 6, स्टेट फ्यूचर में भी स्टेट कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाए जो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, यदि बनाता है तो वो भी वॉइड होगा। ये आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 14 एक विशाल वृक्ष के समान है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। और जब इसके जो अदर आर्टिकल हैं 15, 16, 17, 18 एक तरीके से इसकी ब्रांचेस हैं। तो जो जनरल रूल बताया है कि राइट टू इक्वलिटी सबको है, परंतु राइट टू इक्वलिटी को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। एक बार आर्टिकल 14 पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, यानी कि स्टेट किसी व्यक्ति को डिनाई नहीं करेगा। किसके संबंध में? 2 चीज़ों के संदर्भ में, इक्वलिटी बिफोर लॉ के संदर्भ में और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के संदर्भ में। कहाँ पर? इंडिया में। यानी कि आर्टिकल 14 में 2 राइट दे रखे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से लिया है और इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अमेरिका से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सामान्य बात करता, कुछ विशेष नहीं बात की इसमें, पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो यहाँ पर प्रोटेक्शन स्पेसिफिक है, यहाँ पर प्रोटेक्शन विशिष्ट है। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत स्टेट किसी व्यक्ति को 2 चीज़ों के संदर्भ में डिनाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट होते हैं जो सिटीजन्स के लिए होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए भी होते हैं। तो आर्टिकल 14 में ये दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि सिटीजन शब्द का। तो ये आर्टिकल 14 की मैंने 2 चीज़ें बताई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसके संबंध में मैंने बिफोर ऑफ लॉ ब्रिटेन से बताया, जनरल बताया, इसके एरिया वाइड बताया। वैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, श्री श्रीनिवासा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, अमरिनुषा वर्सेस महबूब। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेड आर्टिकल 14 से। और इसी में हाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़, इसी में एक रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भी दिया है। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन। ये पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ किसका सिद्धांत है? ये डाइसी का सिद्धांत है। रूल ऑफ लॉ जिसको हम बोल देते हैं लैटिन मैगज़ीन के आधार पर लेक्स रैक्स। रूल ऑफ लॉ लेक्स रैक्स मतलब लॉ इज किंग, नॉट किंग इज लॉ। तो लॉ इज किंग, दैट इज रूल ऑफ लॉ, दैट इज principle of Dicey, which is propounded या which is described this fundamental concept in article 14। तो आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ संबंधी मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स वास्तव में हम सब लोग इक्वल नहीं हैं।
बहुत सारे लोग कई चीज़ों की संदर्भ में भिन्न भिन्न हैं, चाहे वह एजुकेशनल स्तर ले लो, चाहे वह सामाजिक स्तर ले लो, चाहे वह फिजिकल स्तर ले लो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वास्तव में इक्वल कौन है, तो इसको जानने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन अपनाया गया है, वर्गीकरण का सिद्धांत। आर्टिकल 15 पर हम आते हैं। ज़्यादा अभी हम जनरल चीज़ों को समझ रहे हैं। आर्टिकल 15 में बताया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है। और कौन से आधार हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधार पर आर्टिकल 15 है। चूँकि 5 लिखा है इसलिए 5 ही आधार हैं। 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने से रोका गया है। ओके, आर्टिकल 15 में एक जनरल सी बात जो मैंने बोली, 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर आर्टिकल 15 के 2 में ये कहा गया है, अच्छा ये सिटीजन्स के संदर्भ में है ना, केवल ये आर्टिकल 15 है, ये सिटीजन्स को है, नॉन सिटीजन्स को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15(2) एक जनरल सी बात बोल रहा है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब इन 5 का आधारों के आधार पर किसी भी सिटीजन्स को हम नहीं रोकेंगे किन चीज़ों से, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, या फिर इनसे भी भेदभाव या उनको भी कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कहाँ से? यदि कोई जो बंदा है यूज़ ऑफ वेल करता है, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स और प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, मतलब पब्लिक चीज़ों के संदर्भ में, या शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल जो पब्लिक के लिए हैं, खोले गए हैं, तो इस पर इन 5 आधारों में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) इनेबल प्रोविज़न है। ये आपको वुमेन को और बच्चों के संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने के संदर्भ में कहता है। ये इनेबलिंग प्रोविज़न है। इनेबलिंग प्रोविज़न यानी कि यदि स्टेट को लगता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के संदर्भ में कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाने चाहिए तो वो बना सकता है। तो इसी को लेकर के बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं जो वुमेन और बच्चों के संरक्षण के लिए हैं, चाहे वह स्पेशल प्रिविलेज हो, चाहे वह दंड की चीज़ हो, और चाहे वह उसके फ़ायदे के लिए चीज़ हो, या आना हो, जाना हो, प्रिविलेज हो, वॉट एवर में भी। तो इन सब चीज़ों के संदर्भ में स्टेट को और बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन और संरक्षण दे रखा है आर्टिकल 15। उसके बाद आर्टिकल 15 का 4, आर्टिकल 15 का 4 ये फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा सन 1951 में ये जोड़ा गया है। ये बात करता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and education backward classes। यानी ये एक स्पेशल प्रोविज़न बनाने के बारे में स्टेट को बोलता है कि वह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर SC और ST के संदर्भ में उनके एडवांसमेंट के संदर्भ में स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है एडवांसमेंट में, उनके अच्छे के लिए। एडवांसमेंट का हिंदी दे रखा है उन्नति के लिए। तो एडवांसमेंट में किन के लिए? जो सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर जो SC हैं, या फिर जो ST हैं, उनके प्रमोशन के लिए, एडवांसमेंट के लिए आर्टिकल बना सकता है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा जुड़ा था। उसके बाद जो 5th क्लॉज है 15 का 5वां, ये 93rd अमेंडमेंट द्वारा सन 2005 में जुड़ा था। ये बात कर रहा है इनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर, किसके लिए? फॉर रिजर्वेशन। एंड रिजर्वेशन कहाँ पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में, वो प्राइवेट भी इंक्लूडेड हैं, जिसको बाद में जाकर संवैधानिक घोषित किया अशोक कुमार ठाकुर के केस में। उसके बाद 15 का 6 एक नया अमेंडमेंट जो हुआ अभी हाल ही में, जिसके संदर्भ काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा हुई। ये बात कर रहा है जैसे जब मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला हम ऐसा प्रोविज़न बनाएंगे जो SC ST OBC से भी नहीं लेगा, परंतु जनरल में भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो इकोनॉमिक रूप से वीकर हैं,
तो इकोनॉमिक रूप से वीकर के संरक्षण के लिए एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाया है। आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया है, 15(6) जोड़ा गया है और 16(6) जोड़ा गया है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, है ना। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है 12 जनवरी 2019, बाद में जाके इसको बहुत चर्चा हुई, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 12 जनवरी 2019। ये 10% तक इनको रिजर्वेशन मिल सकता है इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन में, और जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC से नहीं लिया जाएगा, बट जनरल कैटेगरी से ही होगा। ये आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 में दे रखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में सब लोगों को जो अपॉर्चुनिटी हैं वह इक्वल दी जाएंगी। यहाँ पर जो शब्द है आर्टिकल 16 के सेकंड क्लॉज में, जो मैंने बताया था विभेद के जो आधार हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वो वहाँ पर भी था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, पर जो जुड़ा है वो है डिसेंट एंड रेजिडेंस। ये 2 शब्द और जुड़े हैं, यानी कि 7 हैं। 7 टोटल डिफरेंट ना करने के आधार दे रखे हैं, 15 में 5 आधार थे। ओके, उसके बाद आर्टिकल 16 का जो 4th क्लॉज है वो बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। यहाँ पर बात की जा रही है रिजर्वेशन की, किसके संदर्भ में? ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट के संदर्भ में। किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। उन बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के अपॉइंटमेंट और पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके संदर्भ में स्टेट की ये ओपिनियन है कि वह एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यानी कि जिसका उस जहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट करना है, पोस्ट लेके आनी, उस बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में उनका प्रतिनिधित्व ही पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए उनके संदर्भ में स्टेट एक विशेष प्रोविज़न बना सकता है। 15 का 4 था, वो था सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा, और यहाँ पर है जिनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है। अब उसके बाद आर्टिकल 16 का 4A ये बात कर रहा है रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन ऑल्सो, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 16 का 4A, जिसको जो जोड़ा गया था 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1995 में, 77वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1995 में। आर्टिकल 16 का 4 भी, ये भी बाद में जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में। तो जो थोड़ा सा जुडिशरी या फिर LLB के जो थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट पेपर बनाएंगे थोड़ा सा, तो इन अमेंडमेंट को पूछेंगे, ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं पूछते, पर ये आर्टिकल 15, 16, 368, मतलब 3, 4, 5 आर्टिकल के ही पूछे जाते हैं। सबको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रीएम्बल हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, कुछ आपका 368 हो गया, एक आधा आर्टिकल और हो सकता है, बस इनको अच्छे से कर लें, इसी में से संभवतः ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद तो 4B मैंने आपको बताया, ये बात करता है तो 4A में तो बताया था रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन इन, और उसका कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी फ़ायदा मिलेगा। और आर्टिकल 4B बात कर रहा है कि यदि कोई वैकेंसी किसी साल में अनफिल्ड रह जाती हैं रिजर्व कोटे की, तो वो अगले साल में चली जाती हैं। इसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, मतलब आगे चला जाना उन वैकेंसियों को, और वो भी आगे सेपरेट कोटा रहेगा, ये नहीं कि 50% में काउंट करेंगे, तो वो सेपरेट रहेगा। आगे वाली जो आएंगी रिजर्व पोस्ट वो अलग रहेंगी। तो 4B ये 81st अमेंडमेंट द्वारा सन 2002 में जुड़ा। उसके बाद आर्टिकल 5वां, उसके बाद आर्टिकल 6 जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के संदर्भ में, जो जनरल कैटेगरी के हैं। ओके, उसके बाद आर्टिकल 17 जैसे मैंने बताया अस्पृश्यता का अंत करता है, और आर्टिकल 18 बस सीधी सी उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 19 ये बात करता है कुछ फ्रीडम के संदर्भ में, और जो फ्रीडम है वो है स्पीच। सीक्वेंस में याद करेंगे, कभी का पूछ लेते हैं एक सांस में ऐसे ही, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड और बिजनेस। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड और बिजनेस, टोटल मिला करके यहाँ पर 3, 4, 5, 6 दे रखी हैं। जो सेकेंड लास्ट है यानी कि F जो प्रॉपर्टी के संदर्भ में था, उसको हटा दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, अब वो यहाँ पर नहीं है। ओके,
परंतु ये फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती, राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि सभ्य समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए कुछ ना कुछ युक्त रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन होने चाहिए। नहीं तो वहाँ पर भी तानाशाही या फिर वहाँ पर भी थोड़ी सी टकराव विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आ सकता है। मेरा राइट वहाँ ख़त्म होता है जैसे ही आपका राइट शुरू होता है, और जैसे ही मेरा राइट ख़त्म हो इसका मतलब वह घंटी है सीधी प्रोहिबिशन की, रेस्ट्रिक्शन की। बट इट शुड बी रीजनेबल, मनमानी तरीके से नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 20 के संदर्भ में यहाँ पर 3 क्लॉजेज हैं। पहला तो ये बताया कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किसके लिए, एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, उसी लॉ के वायलेशन के लिए कन्विक्ट किया जाएगा जिस समय लॉ अस्तित्व में था और उस लॉ का उसने उल्लंघन किया था। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एट द ऑफेंस, जिस समय उस पर ऑफेंस का चार्ज लगाया गया था, क्या उस समय कोई लॉ था जो इस चीज़ को रोकता था? यदि था तभी वह व्यक्ति लायबल होगा, अन्यथा बाद में लॉ बना, काम आपका पहले हो गया तो आप दायी नहीं होगे। आगे, नॉर बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर, और ना ही उस पेनल्टी से ज़्यादा आप पर लगाई जाएगी। जिस समय आपने काम किया तो उस समय दी पेनल्टी 200 रुपये थी, बाद में बढ़ा के 300 रुपये कर दी, तो आप पर 300 रुपये वाली लागू नहीं होगी, 200 वाली ही लागू होगी। अर्थात जिस समय आपने अपराध किया उस समय देखेंगे क्या वो कार्य अपराध की श्रेणी में उस दौरान आ रहा था, और दूसरा क्या वो कार्य जिस दौरान आपने किया उस समय कितनी पेनल्टी थी, उतनी ही लगाई जाएगी। आर्टिकल 20 का 2, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं डबल जीओपार्डी, यानी कि दोहरा संकट, यानी कि किसी व्यक्ति को एक कार्य के लिए एक बार ही संकट में डाला जाएगा। ये नहीं कि उसे बार बार परेशान करते रहो और उसे बार बार परेशान करते रहें, और जिससे वह व्यक्ति परेशान हो और इससे राज्य का भी हित प्रभावित होता है, लोगों का भी हित प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, उसे सुना गया और उसे कन्विक्ट कर दिया गया, तो एक बार सज़ा मिल गई सफिशिएंट है। ये नहीं कि एक ही काम के लिए आज भी पनिश कर दो, अगले साल भी पनिश कर दो, फिर 4 साल बाद पनिश कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, 2 चीज़ों के बारे में बात की, तो कि ना तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा और नहीं पनिश किया जाएगा। फॉर व्हाट? फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही अपराध के लिए मोर देन वंस। तो एक मैक्सिम पर आधारित है डबल जीओपार्डी। दूसरा हम ये भी बोल देते हैं नेमो डेबिट विज वैग्जारी प्रो उना इट एडम कॉजा, ये मैक्सिम है, मैंने मैक्सिम बताई डबल जीओपार्डी। दूसरा नेमो डेबिट बिस वैग्जारी प्रो उना इट एडम कॉजा। ये 20(2) मैंने आपको थोड़ा समझाया। 20(3) ये हमें एक संरक्षण प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध ही साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कि आप कहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए, पर ये नहीं कि मुझे मार पीट के किसी अन्य माध्यम से मुझे मेरे विरुद्ध ही बुलवाओ। तो ये मुझे संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20 का 3। आर्टिकल 21 ये केवल है 1.5 लाइन का, पर ये एटॉमिक आर्टिकल है, बहुत गतिशील धारणा है, बहुत बड़ा प्रभाव है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है जैसे हम इसका इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं। फ्रॉम द सेम मूवमेंट इट बिकम वेरी मच वाइडर एंड वाइडर एंड वाइडर। तो आर्टिकल 21 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, 2 राइट के बारे में बात कर रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति उसकी लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा, और यदि किया जाएगा तो एक ही तरीका है। व्हाट इज दिस प्रोसीजर? दिस इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपको जो राइट है वह प्रोटेक्टेड है, फंडामेंटल है, नोबडी कैन स्नैच इट। अब यदि आपके इस राइट को कोई भी व्यक्ति लेना चाहता है तो एक ही तरीका है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के माध्यम से। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की, तो चोरी करने के पश्चात उसे जेल में डाला जाता है, उसे सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक विधि है, प्रोसीजर है, लॉ और प्रोसीजर है। और लॉ कहाँ दे रखा है? जैसे उसके लिए दंड दे रखा है आईपीसी में और बीएनएस में, और जो दंड दे रखा है उसका ट्रायल होता है, फिर जाके उसे सजा दी जाती है और जेल में रखा जाता है। तो जो जेल में रख रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो वो बीएनएस और आईपीसी, वर्तमान में बीएनएस बोलते हैं, पहले आईपीसी थी, तो उसके अंतर्गत वह व्यक्ति मृत्युदंड के लिए, डेथ पनिशमेंट के लिए लायबल हो सकता है। तो उसकी लाइफ को छीना जाना भी, यह भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। आर्टिकल 21 हमारा हुआ। इसके संबंध में 1-2 केस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा सकते हैं।
तो आर्टिकल 21 के संदर्भ में पहले जो एक केस आया था वो था AK गोपालन का केस। आर्टिकल 21 के संदर्भ में AK गोपालन का केस आया, परंतु AK गोपालन के मामले में जो निर्वचन किया आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा संकुचित था, इसलिए उसके पश्चात एक और केस आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। यहाँ पर इसके निर्वचन को, इंटरप्रिटेशन को वाइडली एक्सप्लेन किया और ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से यदि डिप्राइव कर रहे हैं तो एक ही तरीका है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। परंतु प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये नहीं कि कोई भी लॉ हो और कोई भी प्रोसीजर हो। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दैट द लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल एंड प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। इट मीन्स if you want to deprive a person from his right to life and personal liberty, then the law and procedure both should be just fair and reasonable. If it is not just fair and reasonable, then it is against Article 21 and right to life and personal liberty cannot be snatched. यानी कि आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को केवल एक ही माध्यम है लेने का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, परंतु जो विधि है और जो प्रक्रिया है वह ऋजु होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए और सही तरीके से पास होना चाहिए। मनमाने तरीके से किसी ने विधि बना दी, प्रोसीजर बना दिया और फिर आपकी लाइफ को छीना जा रहा है, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपको घूमने नहीं दिया जा रहा है, तो इट विल बी अगेंस्ट आर्टिकल 21। ओके, अब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब कई सारे केसेस में एक्सप्लेन किया कि लाइफ का मतलब ये नहीं कि पशु के समान आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और कमरे में बंद रहो, नहीं। तो राइट टू लाइफ मीन्स डिग्निफाइड लाइफ। किसी पशु जो है उससे बेहतर जीवन जीने से है, बल्कि सम्मान सहित जीवन जीने से है। तो यहाँ पर एक दो केस को हम कोट कर सकते हैं। मून वर्सेस इलिनॉइस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मून वर्सेस इलिनॉइस, और दूसरा फ्रांसिस कॉरेली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इस मामले में कहा फ्रांसिस कॉरेली केस में जस्टिस भगवती ने कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, है ना, राइट टू लाइफ ह्यूमन डिग्निटी में आता है। सेम चीज़ मेनका गांधी की केस में भी कही। तो ये मैंने आपको कुछ केसेस बताई, पर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। दिन रोज जैसे राइट टू लाइफ में पहले हमारी मूलभूत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा, मकान, परंतु बाद में जाके क्षेत्र और बढ़ा, जिसमें चिकित्सा आ गया, आपकी मेडिकल चीज़ें आ गई, एजुकेशन आ गई। पर इसके बाद भी क्षेत्र जो हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रॉम द सेम मूवमेंट द एरिया ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गोइंग टू वाइडर एंड वाइडर। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वर्तमान में। जैसे मैं कुछ, यदि आपको कुछ कोट करूं, सुन लीजिए केवल, जैसे राइट टू लिवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, right to free and safe environment, free legal aid, speedy trial, medical aid, shelter against smoking, interim relief, या फिर compensation of rape victim, protection against sexual harassment, right against handcuffing। तो बहुत सारे राइट दे रखे हैं। आर्टिकल 20 में राइट टू प्राइवेसी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 21, अच्छा, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता। कि ज्ञान कौर के केस में कहा गया था कि जीने का अधिकार और मरने का अधिकार शामिल नहीं है, कि भैया जीने का अधिकार है मैं तो मरूंगा भी नहीं। आप मर नहीं सकते, आप जी सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ पर समाज का भी हक है, पेरेंट्स का भी हक है, ब्रदर सिस्टर का भी हक है, और जो भी आपके नियर डियर हैं सबका हक है। आप अपने जीवन को अपने अनुसार समाप्त नहीं कर सकते। तो राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हम आर्टिकल आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 22 ये कुछ हमें प्रोटेक्शन दे रहा है अरेस्ट और डिटेंशन से। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे इन्फॉर्म किया जाएगा उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के संदर्भ में, और उसके पास राइट है कुछ, कौन कौन से अरेस्ट की स्थिति में, कि उसे इन्फॉर्म करेंगे अरेस्ट के ग्राउंड के संदर्भ में। उसके पास लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का राइट है और उसे डिफेंड कराने का भी राइट है आर्टिकल 22 में। और दूसरी चीज़ एक और, यदि किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, उसके पश्चात उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना पड़ेगा। यह आर्टिकल 22 का सेकंड क्लॉज है। विशेष परिस्थितियों में स्पेशल लॉ के अंतर्गत 3 मंथ है ये अवधि।
आर्टिकल 22 खत्म। आर्टिकल 23 जैसे मैंने पहले बताया ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर के संदर्भ में है। आर्टिकल 24 बात कर रहा है कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध बता रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कहाँ पर, इन फैक्ट्रीज या फिर माइंस या फिर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, जो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, स्वास्थ्य की देखरेख करनी चाहिए। यदि खतरनाक काम में इन्वॉल्व किया जाएगा तो ना कि केवल उनका विकास प्रभावित होगा, इसके साथ साथ परिवार का, समाज का और देश का विकास भी प्रभावित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल 24 के अंतर्गत बच्चों को इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में रखना थोड़ा रोका गया है, परंतु बच्चों का संदर्भ यहाँ पर है कितना, एज 14 एज, यानी कि बिलो द एज ऑफ 14 यानी कि 24 में ही 4 आ रहा है, 14 में ही 4 आ रहा है, ऐसे करके हम लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 24 में बिलो 14 ईयर। 25 जैसे मैंने बताया कि ये जो अधिकार है एब्सोल्यूट नहीं है राइट टू रिलीजन का भी, इसके कुछ प्रतिबंध हैं। ये नहीं कि रिलीजन के नाम पर आप दूसरे के घर पर परेशान करते फिरें। आपको कोई चीज़ करनी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस तरीके से करिए कि दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे का अधिकार, दूसरे की निजता या दूसरे के अन्य जो फ्रीडम्स हैं, राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटसेट्रा, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड। तो इसीलिए प्रतिबंध जो सबसे पहले लगाए हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। हिंदी की बात करें तो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए आपको 4 राइट दे रखे हैं धर्म के संदर्भ में। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, यानी कि किसी पर आस्था रखें, विश्वास की घोषणा करें, अंदर से किसी को मानें, आचरण कर्मकांड करें, आरती करें, नमाज करें, पूजा अगरबत्ती लगाएं, प्रचार प्रसार करें अपने धर्म के संदर्भ में। ये सब आर्टिकल 25 में दे रखा है। 26 मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर कुछ धार्मिक कार्य के संदर्भ में कुछ मैनेजमेंट दिया है। 27 में टैक्स के संदर्भ में मैंने बताया। 28 में मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या ये चीज़ें मिलेंगी, इसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस हैं। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के संदर्भ में कुछ दे रखा है। क्या चीज़ है? एनी सेक्शन of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, यानी कि कोई भी ऐसा समूह जिसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो उसको ये राइट है कि उसको कंजर्व करे। कौन सी लैंग्वेज, कैसी है, स्क्रिप्ट, उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो वह इनको कंजर्व कर सकता है। परंतु सेकंड क्लॉज में दे रखा है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाए। कहाँ पर? इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। किस आधार पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, परंतु कंडीशन ये है इफ़ इट इज़ मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, तो उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा एडमिशन के संदर्भ में। आर्टिकल 29 का 2, 29 के फर्स्ट में कुछ माइनॉरिटी को कुछ राइट दे रखे हैं, पर जो अधिकार है वो किस किस के संदर्भ में माना गया है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की जिसकी डिस्टिंक्ट है उसको संरक्षित करने का अधिकार। आर्टिकल 30 के 1 में 2 राइट मैंने बताए कि माइनॉरिटीज़ का राइट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का और एडमिशन का। दूसरा ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद आर्टिकल 32 के बारे में जो कि जिसे माना जाता है कि ये क्या है? हृदय है, आत्मा है, और जो प्रियम्बल है वो संविधान की कुंजी है। और आर्टिकल 32 ये हृदय माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका उपचार दे रखा है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, व्हेन वेयर यू कैन मूव, where you can get remedy. This is article 32 which describe the remedy in case of violation of fundamental right. article 32 ये कहता है the right to move supreme court, आपके पास राइट है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट जाने का। कैसे? by appropriate proceeding, किसके लिए? for the enforcement of right which is provided, which is guaranteed by this part. फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा यदि आप गए वहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट शैल है पावर, क्या पावर है? टू इशू डायरेक्शन जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन में। कौन कौन सी रिट है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवारेंटो और सर्सोरारी। 5 रिट्स हैं, ध्यान रखिएगा। हैबियस कॉर्पस यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर को अविधिविध तरीके से यदि बंद कर रखा है तो कोर्ट कहेगा आप उसे लेके आइए, गलत तरीके से बंद नहीं कर सकते। मैंडेमस का मतलब यहाँ पर कुछ आदेश दिया जा रहा है कि जो आपको काम करना चाहिए आप काम करिए।
जिसे हम परमादेश बोलते हैं। प्रोहिबिशन, यहाँ पर एक कोर्ट द्वारा दूसरी कोर्ट को कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाइए, जो आपका क्षेत्र है उसी के अनुसार काम करिए। फिर क्यो वारंटो, क्यो वारंट का मतलब है यदि कोई आपने बाहर जाके कुछ डिसीजन दिया है तो उसके एग्जीक्यूशन वगैरह पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये भी क्षेत्राधिकार के संबंध में है। फिर सरसोरारी, सरसोरारी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण, तो यहाँ पर भी पूछा जाता है सरसोरारी में कि आप जो इस पोस्ट पर बैठे हो किस हैसियत से बैठे हो, आपकी क्या हैसियत है, स्टेटस है यहाँ पर बैठने का। तो 5 प्रकार की रेट हो गई। तो इस प्रकार से हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर कंप्लीट। ये नॉर्मल वे में आपकी क्लैट के लिए या LLB के एग्ज़ाम के लिए, ये जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए या कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए बेहतर होगा। डीपली हम 1 बाई आर्टिकल को समझ लेंगे।